अब देखिए डिफेक्टिव जीन में क्या चेंज है वो स्टडी करते हैं। ये HBS डिफेक्टिव जीन दिखाई गई है और DNA का वो छोटा सा एरिया जो इस HBS जीन के छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखिए, DNA के पहले स्ट्रैंड पर सीक्वेंस क्या लिखी हुई है, साइटोसाइन, एडेनाइन एंड साइटोसाइन। क्या आप इसके साथ इसको अगर आप मैच करते हैं तो ये आपको सेम दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पर ये पीस चेंज हो गया है। यहाँ पर इस साइटोसाइन के बाद एडेनिन आ रहा है, यहाँ पर थायमिन था, यहाँ एडेनिन आ रहा है। तो दूसरा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो भी चेंज है। ये देखिए, अगर साइटोसाइन है तो उसके साथ पेयरिंग ग्वानिन की होती है, एडेनाइन है तो थायमिन, साइटोसाइन है तो फिर से ग्वानिन, ठीक है। लेकिन अगर इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस को यहाँ से आप मैच करते हैं तो यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर GAG सीक्वेंस लिखी हुई है, यहाँ पर GTG सीक्वेंस लिखी हुई है। तो आपको चेंज कहाँ नज़र आ रहा है? पूरा स्ट्रैंड बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर पूरे स्ट्रैंड में जो भी सीक्वेंस लिखी हुई है वो इस स्ट्रैंड पर भी लिखी हुई है, लेकिन वो कोड लैंग्वेज सिर्फ एक पॉइंट पर थोड़ा सा डिफरेंट है। हेयर द थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द एडेनाइन। यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर एडेनाइन है। अब देखिए, इससे आगे अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका इफेक्ट किस तरीके से फीचर्स पर पड़ता है। तो देखिए, जैसे ही ये सीक्वेंस GTG, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रैंड से mRNA को ट्रांसक्राइब करना है CAC वाले से, तो देखिए mRNA इसका कैसा बनेगा। mRNA विल बी obviously having complementary base sequences as that of this strand। इस DNA के स्ट्रैंड के जैसी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस mRNA पे आनी है। तो देखिए, मैसेंजर RNA पे सीक्वेंस क्या है, यहाँ पर साइटोसाइन है तो ग्वानिन है, एडेनिन है तो यहाँ पर बजाय के, जैसे यहाँ पर देख रहे थे G के बाद A आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर U आ रहा है, यूरेसिल आ रहा है। यूरेसिल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रैंड पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है। तो यहाँ पर CTC अगर कोड लैंग्वेज लिखी थी, यहाँ CAC लैंग्वेज लिखी हुई है। इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री RNA को चेक करें तो mRNA में सीक्वेंस यहाँ पर GAG थी जो नॉर्मल जीन से मिली है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिफेक्ट आ गया है, चेंज आ गया है, म्यूटेशन हो गई है, तो mRNA की सीक्वेंस आपको यहाँ पर चेंज नज़र आ रही है। हेयर सीक्वेंस इज GUG। अब अगर ये कहें कि ये तो एक छोटा सा ही डिफेक्ट है, इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, तो आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ इस चेन में आपको क्या कहा था कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामाइन होता है। अगर GAG है तो 6th पोजीशन पर ग्लूटामाइन अमीनो एसिड आएगा इस चेन पर। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम चेन है, वही फर्स्ट पोजीशन पे वेलाइन, सेकंड पर हिस्टामाइन, थर्ड पर ल्यूसाइन, फोर्थ पर थ्यूरेनाइन, बिल्कुल सेम चल रहा है, फिफ्थ पर प्रोलाइन। लेकिन 6th पोजीशन पर आप देखिए यहाँ पर ग्लूटामाइन नहीं है। यहाँ 6th पोजीशन पर ग्लूटामाइन था, लेकिन यहाँ पर आ गया है वेलाइन। दिस इज वेलाइन। ये चेंज हो गया है ये वाला एरिया। और इसके बाद नेक्स्ट 7th पर फिर से ग्लूटामाइन है। तो 6th पोजीशन पर हुआ क्या, ग्लूटामाइन इज रिप्लेस्ड विद वेलाइन। जहाँ ग्लूटामाइन लगना चाहिए था वहाँ वेलाइन आ गया। और जो ये चेन दिखाई गई है ये बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की। तो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज हैविंग ए चेंज ऑफ ए सिंगल अमीनो एसिड। सिर्फ एक अमीनो एसिड यहाँ पर चेंज हो गया है। 6th पोजीशन पर ग्लूटामाइन की बजाय यहाँ पर वेलाइन आ गया है। अब इस छोटे से चेंज की वजह से इस बीटा चेन में क्या इफेक्ट नज़र आएंगे, ये देखिए क्या होता है। तो इसके लिए फिर से हमने एक डायग्राम आपको दिखाया है इलस्ट्रेशन के लिए। ये देखिए, जिस हीमोग्लोबिन की चेन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये चेंज नॉर्मल अगर चेन है तो हीमोग्लोबिन में एक्चुअली 4 चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन होती हैं पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा चेन्स होती है। टोटल तो 4 चेन होती हैं, लेकिन 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन। तो हम इस बीटा चेन की बात कर रहे हैं। ये जो आपको सीक्वेंस दिखाई गई है ये बीटा चेन के लिए है। तो अब देखिए, जब नॉर्मल जीन थी तो बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामाइन होता है, लेकिन जैसे ही वो जीन में कोई डिफेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर थायमीन की बजाय एडेनिन आया,
तो बीटा चेन चेंज हो जाती है और उसमें वेलाइन ग्लूटामाइन की बजाय 6 पोजीशन पर वेलाइन आ जाता है। इससे क्या हुआ कि जो ये बीटा चेन्स हैं ये चेंज हो गई, सिर्फ एक अमीनो एसिड इनमें डिफरेंट है नॉर्मल चेन से। अब बीटा चेन में जैसे ही चेंज आता है तो इसका इफेक्ट बॉडी पर कैसे दिखाई देगा, वो कुछ ऐसे कि ये जो चेन्स हैं, जैसे जैसे ऐसा इंडिविजुअल जो अगर जिसमें ऐसा डिफेक्ट है वो किसी ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में जब जाता है तो उस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी में उस हीमोग्लोबिन की जो चेन है, ये वाली जो चेन है, ये डिस्टोर्ट हो जाती है, इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। द हीमोग्लोबिन चेन्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही इन बीटा चेन्स की पॉलीमराइजेशन हुआ, इनका डिस्टोर्शन हुआ, इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो क्योंकि ये चेन्स कहाँ पर लोकेटेड है, ये इन आरबीसीज में है। जैसे ये चेंज होती हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वैसे ही इन आरबीसीज की शेप भी चेंज हो जाती है। ये बाइकॉन्केव आरबीसीज नॉर्मल आरबीसीज हैं जिनमें नॉर्मल बीटा चेन्स हैं, नॉर्मल अल्फा चेन्स हैं, लेकिन जिनमें बीटा चेन्स डिफेक्टिव होती है वो सिकल शेप हो जाती है। ये सिकल शेप इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज्ड है। ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया देयर विल बी चेंज इन द शेप ऑफ दिस आरबीसीज ऑल्सो, दे बिकम सिकल शेप। अब अगर आरबीसीज बाइकॉन्केव से सिकल शेप हो जाती हैं तो इससे बॉडी में क्या डिफरेंस आता है? तो आप देखिए, नॉर्मली ये हमारी एक ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है और इसमें ये आरबीसीज जो हैं ये बड़े इजीली इनमें से पास होती रहती है। ब्लड कैपिलरीज जब ब्लड फ्लो करता है तो आरबीसीज की जो ये बाइकॉन्केव शेप होती है, इनमें एक इलास्टिसिटी होती है, इसकी वजह से आसानी से किसी भी ब्लड कैपिलरीज में, अगर वो ब्लड कैपिलरीज को हम स्क्वीज भी करते हैं तो वो आसानी से उससे पास हो जाती हैं। लेकिन अगर ये सिकल शेप हो जाती हैं तो इससे दिक्कत देखो क्या आ रही है कि दे विल क्लॉग द कैपिलरीज। कैपिलरी में इनकी शेप की वजह से क्लॉगिंग हो जाएगी, रुकावट आ जाती है। ये जो ब्लड सेल्स हैं यहीं पर कहीं ना कहीं स्टिक कर जाती हैं, मूव करने में इनको दिक्कत आती है क्योंकि मेम्ब्रेन की जो इलास्टिसिटी है, नॉर्मल आरबीसीज में जितनी मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी थी वो कम हो जाती है और यहाँ पर इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से ये एक प्रॉब्लम फेस करती है कि दे कांट मूव थ्रू दिस कैपिलरीज इन ए स्मूथ मैनर, बहुत आसानी से ये पास नहीं हो सकती। और इसी वजह से जब ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत आ रही है, जब आरबीसीज एक एरिया से दूसरे बॉडी एरिया में जा नहीं पा रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? ऑब्वियसली द पर्सन विल फेस द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये आरबीसीज का काम ही ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। जो इनमें हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में वो टिश्यूज तक ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। लेकिन जब यहाँ पर ये डिफेक्ट आ गया है तो ऑब्वियसली जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं सबको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती है। और इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे देयर विल बी मसल क्रैम्प्स, जॉन्डिस, हेडेक, डैमेज टू स्प्लीन, ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज पहुंचता है क्योंकि वो ऑक्सीजन जो उनकी डिमांड आ रही है उस ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक शेप ऑफ दिस आरबीसीज। ओके, सो दिस इज द सिकल शेप एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है क्योंकि आरबीसीज की शेप चेंज हो गई है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसमें जैसे आपको बताया था कि पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा जिसमें नॉर्मल जीन्स होती हैं तो नॉर्मल, उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होता है। दूसरे टाइप के इंडिविजुअल जिसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक नॉर्मल जीन और एक एबनॉर्मल जीन। क्योंकि ये रिसेसिव जीन है, डिफेक्टिव जीन, तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स कैरियर माने जाते हैं। इनमें ये सिकल सेल एनीमिया वाला जो इफेक्ट है दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कैरियर हैं, वो अपने इस जीन को अपनी ऑफस्प्रिंग से पास कर सकते हैं। और जबकि एचबीएस यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव वाला जो केस है,
यहाँ पर वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। और आपको बता दें कि ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम टाइम में ही इनकी डेथ हो जाती है। विद इन अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स दे डाई, क्योंकि बार बार इनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनकी आरबीसीज नॉर्मल नहीं होती हैं। अब आपको इनका इनहेरिटेंस पैटर्न को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक क्रॉस भी दिखाई गई है, आप जरा इसको स्टडी कीजिए। यहाँ देखिए, ये दो पेरेंट्स हैं। यहाँ पर हम मेल फीमेल मेंशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ये मेल या फीमेल कोई भी पेरेंट हो सकता है। तो मान लीजिए ये एक पेरेंट है और इस पे मैंने जीन दिखाई है HBA HBS, यानी ये एक हेटेरोजाइगस केस है, और यहाँ पर ये भी एक हेटेरोजाइगस केस है, दोनों कैरियर्स हैं। ठीक है, तो कैरियर हैं तो इनके गैमीट्स देखिए कैसे बनते हैं। एक गैमीट में नॉर्मल जीन गई है और एक गैमीट में एबनॉर्मल जीन। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक गैमीट में नॉर्मल जीन है, एक गैमीट में एबनॉर्मल या डिफेक्टिव जीन है। अब पुनेट स्क्वायर से हम जरा क्रॉस करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवा के देखते हैं कि इनके ये जो पेरेंट्स हैं यानी ये जो कपल है, इनके फैमिली में किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स होने के चांसेस हैं। इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो कैरियर है, ये जीन रिसेसिव है, लेकिन क्या इनके ऑफस्प्रिंग्स को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है, ये हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने गैमीट्स को अरेंज कर दिया है, ये रो में अरेंज कर दिया, यहाँ पे कॉलम में अरेंज कर दिया। अब फ्यूज़न करवाते हैं। अब देखिए जब ये गैमीट इसके साथ फ्यूज़ करता है तो इस जाइगोट में नॉर्मल जीन्स आ गई हैं, दोनों नॉर्मल जीन्स हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हुआ, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ना ये कैरियर है, नॉर्मल पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, जब ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज़ करता है तो आप ये बताइए ये क्या हुआ। एक नॉर्मल जीन है, एक एबनॉर्मल जीन है, तो इसको क्या कहोगे, ये एक कैरियर है। दिस इज कैरियर फॉर दिस डिजीज। देखने में ये भी नॉर्मल ही होगा, अपरेंटली नॉर्मल है लेकिन है नहीं, डिफेक्टिव जीन है इनकी बॉडी में। ऐसे आप इस गैमीट को देखिए, जब ये इसके साथ फ्यूज़ करता है तो ये भी एक कैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वन इज द नॉर्मल केस एंड यहाँ पर दो क्या आए आपके, ये वाले दो केसेस क्या आए, एबनॉर्मल कैरियर। और अब ये देखिए ये अफेक्टेड है, दिस इज अफेक्टेड केस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन इज अफेक्टेड। इसकी डेथ हो जाएगी, अर्ली स्टेजेस में इसकी डेथ हो जाएगी। ये दोनों पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, ना ही इनको ऑफस्प्रिंग्स में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है कैरियर्स की वजह से, जो देखने में नॉर्मल है लेकिन अपने ऑफस्प्रिंग्स वजह से, यहाँ पर ये दोनों मदर फादर कैरियर थे तो उनके ऑफस्प्रिंग में कोई मतलब इनकी फैमिली में ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होने के चांसेस हैं जो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होंगे। ओके, so I hope this disorder is clear to you.